मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के विज्ञान के अध्याय 4 के क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए देखते हैं, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये बात जानना जरूरी है, किस हाइड्रोकार्बन को संतृप्त कहते हैं और किस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त कहते हैं। मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। एल्केन जगत के जितने भी हाइड्रोकार्बन है उस सभी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के होते हैं। हम बताए थे ना, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यानी एल्केन में क्या होता है, C की मात्रा जितनी रहेगी उसमें को दुगुना करके 2 जोड़ देंगे, और एल्कीन में क्या होगा, C की मात्रा जितनी रहेगी उसका दुगुना कर देंगे, और एल्काइन का मात्रा रहेगा दुगुना करके, यानी C को दुगुना करके क्या करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे तो H का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए C2H6 यानी 2 दूना 4 2 6, इसका मतलब क्या हुआ, ये एल्केन जगत का हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है कि संकलन योगशील अभिक्रिया, यानी ये किसमें होती है, सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। यानी एल्केन जगत का जितना भी हाइड्रोकार्बन रहेगा सभी को हम लोग छांट देंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6, यानी पहला छट गया। 3 दूना 6, 6 2 8, दूसरा भी छट गया। 3 दूना 6, देखिए एल्कीन जगत का है, ये हो जाएगा। C2H2 ये भी हो जाएगा। और देखिए CH4 यानी C के 1 है तो 1 दूना 2 और 2 4, यानी CH4 भी क्या है, एल्कीन जगत का है। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, C3H6 और C2H2। इसी प्रकार देखिए उसी बात को हम लिख दिए हैं कि केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही क्या होते हैं, योगशील अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में से केवल C3H6 और C2H2 ही योगशील अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताना है। तो देखिए मक्खन क्या है, संतृप्त यौगिक होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एल्केन जगत के होते हैं। तो खाना पकाने वाले तेलों में असंतृप्त यौगिक होते हैं। यही अंतर हो गया कि मक्खन क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, और खाना पकाने वाले तेल क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो असंतृप्त यौगिक क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। इसीलिए खाना पकाने वाले तेल में जब कुछ बूंद क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को डाली जाती है और उसका रंग उड़ जाता है, जैसे डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग उड़ जाता है। तो मक्खन के साथ यही क्रिया करने पर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग नहीं उड़ता है। हो गया ना आपका एक परीक्षण। आइए आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाना है। देखिए जहाँ भी क्रिया विधि समझाना होता है ना तो पूरा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए देखने में तो बड़ा है लेकिन आपको इसमें से 2-4 लाइन ही याद करना है। ठीक है, देखिए साबुन द्वारा सफाई करने की विशेष प्रणाली पर क्या है, आधारित है। इसमें ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, एक सिरे को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसको याद रखना है।
हाइड्रोकार्बन में विलयशील दूसरे सिरों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। एक को हाइड्रोफिलिक, एक को हाइड्रोफोबिक। ठीक है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इनके अणु अपने को ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके आयोनिक सिरा जल के भीतर हो जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी पूंछ जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशिष्ट व्यवस्था होती है जिसमें इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस हाइड्रोफोबिक पुंछ क्या होते हैं? क्लस्टर के भीतरी हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा क्लस्टर की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तो मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। तो मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं। तो आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकार साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है कि जब हम साबुन को जल में घुलाते हैं तो उसका एक सिरा हाइड्रोफोबिक और एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? अंदर की ओर होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? बाहर की ओर होता है। इस प्रकार करके हमें एक एक पॉइंट को उठाएंगे और लिख लेंगे। मात्र 3-4 लाइन में लिखना है, आपका काम फाइनल हो जाएगा। ठीक है। आज आपका चैप्टर फाइनल हो गया। कल से हम फिजिक्स के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है। फिर जब उसको हम 4-5 लेसन कंप्लीट करेंगे तो फिर बायो का करेंगे, और लास्ट में फिर क्या करेंगे? केमिस्ट्री का 2 चैप्टर बचा हुआ है उसको फाइनल कराएंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।